हेलो। आपके लिए लेकर के आए एनडीए 2024 फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए कोर्स डिजाइन किया है आईटी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश और इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है बात होगी। मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज। मैं आपकी की क्लासेस ले रहा हूँ। तो फैकल्टी में आप कितनी देर में आएंगे? चलो कोई नहीं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? याद है कि भूल गए? याद है सबको? कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? आप बताओ। आ रहे हैं? क्या? तो आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, आप सब जानते हो एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन आप सब जानते हो क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। और ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। मतलब कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कितने बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। ठीक है, अब देखो, जो कार्बन है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है। उस स्पेशल प्रॉपर्टी को बोला जाता है एलोट्रोपी। क्या बोलते हैं? इस एलोट्रोपी का क्या मतलब होता? उसको बोलो बाहर। एलोट्रोपी का क्या मतलब होता है कि जैसे डायमंड है, क्या है? ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रही है इसमें, उसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रही है, वो डिस्टर्ब होता है। तो वो बंद कर दो।
ठीक है। एलोट्रोपी का मतलब है सेम कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे जो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब इसके एलोट्रोप्स हैं। क्या है? एलोट्रोप्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स एक ही एटम के या एक ही एटम के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन के अलावा कोई, मतलब एक उसी एटम के अलावा कोई दूसरा चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O3 क्या होता है? O3 जानते हो? ओजोन। ओजोन जो है वो किसका एलोट्रोप है? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का, क्योंकि इसके अंदर भी क्या ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एटम, टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है? नहीं है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी एक एटम से बना हो और उसके अंदर दूसरे टाइप के एटम्स प्रेजेंट ना हो, उसको आप क्या बोलोगे? एलोट्रोप्स बोलोगे। और जो कार्बन है वो एलोट्रोपी के एलोट्रोप्स होते हैं। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, C60 हो गया, ये सब किसके एलोट्रोप्स हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स है। यस, ये सब किसके एलोट्रोप्स हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। अब क्या चीज? C60 फुलरीन। हाँ, वो रेयर केस में पूछा जाता है। जो मैक्सिमम टाइम्स जो पूछे जाते हैं वो डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब इसमें भी क्या पूछा जाता है, ये नहीं पूछता कि आप डायमंड के एलोट्रोप्स बता दीजिए। वो पूछ लेगा कि जो डायमंड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, या फिर उसकी जो रेजिस्टिविटी है, या फिर वो ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो डायमंड के बारे में पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। क्या? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कार्बन की अगर सबसे प्योर फॉर्म की बात करी जाए तो वो कौन है? डायमंड है। उसी के साथ ये हार्डेस्ट मेटल भी होता है। ओनली एंड ओनली कार्बन के एलोट्रोप्स में हार्डेस्ट नहीं होता, ये वर्ल्ड के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, यस, इसके बहुत सारे यूज है, वो भी पढ़ेंगे। इसके ये जो है वो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है इसका? ट्रांसपेरेंट नेचर होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप इसके आर पार इजीली विजिबल कर सकते हो। अगर कोई चीज़ डायमंड के इस तरफ रखी है तो दूसरी तरफ से उसे इजीली देखा जा सकता है। सब्सटेंस की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, पता है? ट्रांसपेरेंट, एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक ओपेक होते हैं जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और एक वो सब्सटेंस होते हैं जिनके आर पार दिखाई तो देता है बट कंप्लीटली विजिबल नहीं होता। यस, ट्रांसल्यूसेंट वो बोलते हैं उनको, मतलब आपको धुंधला विजिबल होता है, हल्का हल्का विजिबल होता है। ठीक है, तो ये जो डायमंड है वो सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर अब बात करते होता है, बैड कंडक्टर बोल दो या इंसुलेटर बोल दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को ही कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना इसका बहुत हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कितनी लाइट को ये रिफ्रैक्ट बैक करेगा, कितना ज़्यादा सब्सटेंस शाइन करेगा, मतलब उसके अंदर शाइनिंग चमक कितनी ज़्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हाई है। ग्रेफाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत लो होता है, इसलिए वो शाइन नहीं करता, वो किसी भी लाइट को जो उसके ऊपर फॉल होती है उसको रिफ्रैक्ट बैक नहीं करता। लेकिन डायमंड का बहुत कितना होता है? बराबर, तो मतलब लाइट आई टकरा के वो उससे वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो अब क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो जाहिर सी बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? हाई होगा। तो आप कितने टेम्परेचर पे डायमंड को मेल्ट कर सकते हो? क्या? किसका होता है? शील, स्टील, स्टील का होता है। देखो, इस टेम्परेचर तक अगर आप हीट देते हो ना, इसके अबो, इस टेम्परेचर से अबो अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तब लाइटली मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस टेम्परेचर के नीचे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। बट इस टेम्परेचर से अबो जब आप जैसे ही टेम्परेचर जाएगा वैसे ही धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा? मेल्ट होना। ऐसा नहीं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं है,
मेल्ट होना। अब देखो जैसे आप हीट करते हो और हाई प्रेशर के अंदर हाई हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डायमंड है आपके पास, उसको आप हाई हीट करते हो तो वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है? होगा ग्रेफाइट में। इसमें एक दिन ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह से डायमंड को हीट देना स्टार्ट करोगे और शाम तक वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कपल ऑफ ईयर्स का टाइम लग सकता है। जैसे बनता कैसे, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स वगैरह मतलब जो भी, तो ईयर्स ऑफ टाइम लगता है, काफ़ी सालों का टाइम लगा डायमंड बनने में। अब वही डायमंड जैसे उसको हाई प्रेशर मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा, तो बहुत टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट ट्रांसफर हो जाएगा? ग्रेफाइट के अंदर ट्रांसफर। हाँ जी, हाँ ग्रेफाइट में बदल जाता है तो वो उससे है वो डायमंड से महंगा, क्योंकि डायमंड जो है वो एक तो हार्ड है और उसके हार्ड होने की वजह से उसके बहुत से अच्छे मतलब बहुत से ऐसे यूजेस नहीं कर सकते। दूसरी ये बात है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, वो एक शाइनिंग सब्सटेंस है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट होता है ना, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको आप मेजर जगह पे यूज नहीं कर पाओगे। इस वजह से जो है वो डायमंड ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेरिजन टू ग्रेफाइट, ठीक है। और डायमंड से ग्रेफाइट आप नहीं बना सकते, आप या हम नहीं बना सकते, नेचुरली बनता है। तो डायमंड वो आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं, लैब में बनते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रेफाइट से आप वापस से डायमंड नहीं बना सकते हो। कैसे बनाओगे? इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। आप लोगों ने के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, sp1 sp2 sp3 पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? यस। अब कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं समझा सकते, इतना टाइम नहीं है, लेकिन डायमंड जो होता है उसके अंदर कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है का, एक डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम कितने कार्बन के एटम से कनेक्टेड होता है? कितने? 4। कितने से कनेक्टेड होगा? 4 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। हाइब्रिडेशन भी पूछ सकता है जी, बिल्कुल। वो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके अंदर कम्प्लीटली बताऊंगी कि कैसे किसी सब्सटेंस की हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी के लिए डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 होती है। सकते हो वो कैसा क्रिस्टल है? क्रिस्टल तो समझते हो क्या होता है क्रिस्टल? क्रिस्टल का क्या मतलब होता है? जैसे सोल्ट एक क्रिस्टल है, तो उससे आप क्या समझते हो? सोल्ट इज ए क्रिस्टल, यस। अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड एक टेट्राहेड्रल, कैसा होता है डायमंड? टेट्राहेड्रल क्रिस्टल की शेप का होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वैसे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है या ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता?
लगभग जितने भी चीज़ें आपने देखी हैं केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी कंपाउंड्स के नाम सुने हैं, सबका कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है। H2 वाटर का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, जैसे ही 0 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट तो है उसका। यस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मर्क्यूरी, क्योंकि वो कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड। वो रूम टेम्परेचर पे ही आपको कैसी फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तो उसका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपने ब्लैक डायमंड के बारे में सुना है? क्या होता है ब्लैक डायमंड? ब्लैक डायमंड का मतलब ये नहीं कि उसका कलर ब्लैक है। ब्लैक डायमंड को क्या बोला जाता है? कार्बेंडो। क्या बोलते हैं? कार्बेंडो। अब इसको कार्बेंडो क्यों बोला जाता है? देखो, ब्लैक डायमंड, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कलर ब्लैक होगा, ये रेयर डायमंड होता है, और उसी के साथ इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स किसके प्रेजेंट होते हैं? ग्रेफाइट के। किसके प्रेजेंट होते हैं? ग्रेफाइट के पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि जब आप डायमंड को हाई प्रेशर में रखते हो और वो कंप्लीटली ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ होता। हम्म हम्म वो उसकी एक लिमिट है। देखो, हर सब्सटेंस की एक फिक्स लिमिट होती है। अब मर्क्यूरी क्या है कि वो आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, अब जैसे अभी टेम्परेचर कैसा है? नॉर्मल है। इस टेम्परेचर के ऊपर आप कोई भी सब्सटेंस लोगे, उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई एक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, किसी भी स्टेट में है, उसका कोई ना कोई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा। बट मर्क्यूरी इस टेम्परेचर के ऊपर भी आपको कैसा मिलेगा? लिक्विड फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसी वजह से उसको थर्मोमीटर्स में भी यूज़ किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए। अब टेम्परेचर अगर थोड़ा अप एंड डाउन होगा ना, तो उसकी सिचुएशन पे, उसकी स्टेट पे इफेक्ट होता है। इस वजह से उसको थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एक अलग, देखो, जब थर्मोमीटर से उसके अंदर आता है, जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि अलग अलग थर्मोमीटर होते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का टेम्परेचर नाप रहे हो। क्या ये इसके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ? क्या कार्बन तो कैसा दिखता है? ये क्लास के लास्ट में दिखा दूंगी, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डायमंड के बारे में कोई भी डाउट हो? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है। नाम से जानते हैं? ब्लैक लीड या ब्लैक लेड। ठीक है, अब इस नाम से इसको क्यों जाना जाता है? वैसे तो अगर देखा जाए ना, तो इसके बहुत सारे नाम है। एक और नाम है ये भी किसका नाम है? प्लम्बैगो। क्या नाम है? प्लम्बैगो। ये भी किसका नाम है? ग्रेफाइट का ही नाम है। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखेंगे। अब जो 12th का एग्जाम नहीं है कि आपको डायरेक्टली कार्बन दे देगा, डायरेक्टली ग्रेफाइट बोल देगा। अगर उसने आपको ये बोल दिया कि आप मुझे बताओ कि जो प्लम्बैगो होता है उसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। इसका नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेयर्ड होता है। कैसा? लेयर्ड स्ट्रक्चर हो, मतलब एक लेयर के ऊपर सेकंड लेयर एग्जिस्ट करती है। क्या? और स्लिपरी होता है। स्लिपरी समझते हो ना?
स्लिप नहीं समझते, फिसल जाना, तो वैसा ही क्या ये जो ग्रेफाइट होता है वो भी कैसा होता है, स्लिपरी होता है। मतलब एक दूसरे, जैसे इसको ना एक स्पेशल जगह पे भी यूज किया जाता है। आपने इंजन ऑयल सुना है? इंजन ऑयल, ग्रीस, तो ग्रीस भी सुना होगा। जब कार या कार के इंजन या किसी भी चीज़ का इंजन है, कोई मशीन है, उसके पार्ट्स के अंदर क्या की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, ताकि पार्ट्स अच्छे से क्या करें, फंक्शन करें। उसके अंदर कई बार जो ग्रेफाइट है उसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ पाउडर। जब ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है उस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, और उसी के साथ कैसा होता है, स्लिपरी होता है। कैसा होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को? कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते, ठीक है। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2 होती है कि sp3 होती है? sp2 होती है। कैसी होती है, sp2। sp3 किसकी होती है, डायमंड की। और ग्रेफाइट की कैसी होती है, sp2 होती है। मतलब इसके हेक्सागोनल, कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, ठीक है। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? सब्सटेंस है कि फिजिकल सब्सटेंस है? तो ये केमिकल रिएक्शंस करता है कि नहीं? ग्रेफाइट केमिकल रिएक्शंस नहीं करता। और डायमंड? दोनों करते हैं, बट उस लेवल पे नहीं करते कि आप उनसे कोई नया कंपाउंड बना सको। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो जो ग्रेफाइट होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है किससे, डायमंड। डायमंड से ये क्या होता है, केमिकली लेस रिएक्टिव होता है। एक मिनट मोर होता है, केमिकली मोर रिएक्टिव होता है देन कंपैरिजन टू द डायमंड, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और रिएक्शन कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो रिएक्ट करेगा। और डायमंड के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पेंसिल तो सबने देखी है, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और कहाँ कहाँ पे आपने ग्रेफाइट को देखा, या फिर कहाँ कहाँ पे ग्रेफाइट हो सकता है? यस, इलेक्ट्रोड्स में होता है, और सेल में होता है, और जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स जानते हो? ये यूज है, कहाँ कहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो यूज आता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में, रिएक्शन नहीं। यस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स मतलब जहाँ पे फर्स्ट वाला लुब्रिकेंट मशीनरी। अभी जो बताया ना, जो ग्रीस है वो एक लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जैसे कोई सरफेस हार्ड है, हार्ड सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन कैसी होगा, फ्रिक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होता है। जैसे ही आप उसको ग्रीस कर दोगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मशीनरी इजीली, मशीन जो भी है वो इजीली वर्क कर पाएगी। तो जो ग्रेफाइट पाउडर है उसको ल्यूब्रिकेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है मशीन्स के अंदर। दूसरा जो आपकी पेंसिल होती है उसके अंदर यूज़ होता है, और तीसरा ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत है? इसके अलावा एक और इसका यूज़ होता है, जो स्टील इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जानते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीजन गेन, ऑक्सीजन लूज। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो ऑक्सीडाइज, मतलब इनके नाम से जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट
किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में। मतलब ये सब्सटेंस को क्या करने का काम करेगा? ऑक्सीडाइज करने, क्या करने का काम करेगा? ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो, नो डाउट्स, समझ में आ गया? ठीक है, अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर नहीं देना चाहता है? 0%। कितना होता है? 0%। और ये एनडीए का पीवाईक्यू है, पता कितनी बार पूछा गया है? 4 बार। पूछा गया फिर नेक्स्ट, ऐसे नहीं है, बट ये लगभग 4 से ज्यादा बार पूछा गया। ठीक है, पेंसिल होती है ना, उसके अंदर एक ही चीज होती है, ग्रेफाइट। हाँ अभी बता रही हूँ, देखो ये वो पार्ट है पेंसिल का जो आपको लिखने के काम आता है। ठीक है, और उसके अलावा वुड होता है। ठीक है, आजकल बहुत सारे टाइप की पेंसिल्स आने लग गई हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसी होती है जैसे मैकेनिकल पेंसिल, उसके अंदर सिर्फ ओनली आपको क्या मिलेगा? ग्रेफाइट, और आउटसाइड से प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें मेनली प्रेजेंट होती है पेंसिल के अंदर। इसमें कहीं लेड का नाम आया? नहीं, उसके अंदर लेड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो सब्सटेंस है ना, इसके बारे में एक और चीज है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था एनडीए में। ये जो सिंदूर होता है, सब जानते हो सिंदूर, और कुमकुम भी जानते हो, उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? क्या चीज? नहीं, ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन, ये इसके लिए ऑप्शन है। जो सिंदूर, जो कुमकुम हो गया, उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर लेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेड पाया जाता है। अब ये जो सब्सटेंस है ना, क्या चीज? मोरेक्स? वो एक अलग चीज है, वो सिंदूर में, कुमकुम में नहीं पाई जाती है। बोरेक्स एसिड भी होता है जो आई वॉश के लिए यूज करती है। अब ये जो सब्सटेंस है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। कैसा होता है? डेंजरस होता है। अगर आप इसे बाय मिस्टेक भी खा लेते हैं ना, तो आपके वोकल कॉर्ड्स कंप्लीटली डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाय मिस्टेक भी इसे खा लेते हैं तो ये एक डेंजरस सब्सटेंस है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, इस वर्ल्ड के अंदर जितना भी पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन तो सब जानते हो, वो किसकी वजह से है? इसी की वजह से। ठीक है, तो इसके बारे में ये 3-4 बातें याद रखोगे। ये पॉइजनस भी होता है। डाउट किसी को? नो। कंबस्टाइल जानते हो क्या होता है? हाँ क्वेश्चन है। यस, कंबस्टाइल सब्सटेंस जानते हो? ओके, फोकस, इधर फोकस करो। कंबस्टाइल सब्सटेंस जानते हो? पहले इसका आंसर बताओ, फिर क्वेश्चन पूछेंगे।
जो मतलब जल पाते हो, जलीय सब्सटेंस, जिनको आप बर्न कर सकते हो, ऐसे सब्सटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हाँ जी, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। सी। और कोई आंसर? काउडंग गैस तो जानते हो ना? कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। यस, 2009 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कंबस्टाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं जो जल सकते हैं, जैसे वुड, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, अब ये बताओ कि अब इसके अंदर फ्यूल्स भी आ जाते हैं। गुड फ्यूल्स और बैड फ्यूल्स के बारे में जानते हो? एक गुड फ्यूल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज? डेंसिटी। किसी भी फ्यूल का सुनो, किसी भी फ्यूल का गुड फ्यूल होने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? जैसे इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर, यस, तो वो हाई होगा कि लो होगा? लो होगा, क्योंकि जितना जल्दी, जितना कम टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट कर देगा उतना ही गुड फ्यूल होगा। तो एक गुड फ्यूल होने के लिए मेन प्रॉपर्टी क्या है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? किस चीज को? इग्निशन टेम्परेचर को? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? आपको बताना है ड्राई आइस किसको बोलते हैं? CO2 को। किसको बोलते हैं? CO2 को। इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एनडीए में। विनेगर जानते हो क्या होता है? यस, उसका एसिडिक नेम क्या है? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है। जितने भी ईटेबल एसिड्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं खा सकते। ठीक है, मिक्सर लिया था ना हमने, मिक्सर कैसे कैसे सेपरेट किया जाता है? डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ लिया था ना हमने। PYQ ही है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्या? ए। बाकियों के आंसर पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पोटासियम। और कोई आंसर? कार्बन भी बता दो। इसका आंसर बताना है थर्ड क्वेश्चन। मतलब जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता हो नॉर्मल स्टेट के अंदर। कार्बन कौन बनाता है? कार्बन। नॉर्मल स्टेट के अंदर भी कार्बन ही क्या करता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब ये जो नॉर्मल स्टेट वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका एग्जैक्टली कोई इस क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस नहीं है, वो जस्ट ऐसे कंफ्यूजन के लिए लिखा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब आपने कभी नाइट्रोजन के लॉन्ग चेन्स बनते हुए सुना है, या फिर पोटेशियम के लॉन्ग चेन बन रहे हो? नहीं, सिर्फ किसके बनते हैं? कार्बन के बनते हैं। तो कार्बन ही ऐसा कंपाउंड है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब अभी तो आपने 11th और 12th में इतना नहीं पढ़ा कार्बन के बारे में। जब आप हायर स्टडी करते हैं ना, जैसे बीएससी ऑनर्स करते हैं केमिस्ट्री से, तो उसमें आपको कार्बन को स्पेशल एक कार्बन केमिस्ट्री है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। उसी के साथ जो कार्बन है ना, वो आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम क्या है? कार्बन। इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हैं? कार्बन से। जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस वर्ल्ड की पॉइजनस गैस या जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती है, कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड में क्या फ़र्क है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फिर भी आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वो एक हाईली पॉइजनस गैस है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन अभी बताया, डायमंड, ठीक है। और एसिडिक एसिड के अंदर विनेगर होता है, नहीं, विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज तो समझते हो ना? केज क्या होता है जानते हो? पहले पिंजरा क्या होता है? C60। और कोई आंसर? बी, सी। कौन सा? क्या होगा? C60। इसको एक और नाम से जाना जाता है, फुलरीन। यस यस, बकमिंस्टर फुलरीन पूरा नाम है। नॉर्मली आप उसे क्या बोल देते हो? C60। इसके अंदर टोटल 60 कार्बन होते हैं जो एक दूसरे से केज के जैसे बॉन्डेड होते हैं, जैसे यस पेंटागोनल होता है। और इसमें एक और बात ये है कि फुटबॉल के जैसा, बाहर से आप इसका स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो कैसा नजर आएगा? फुटबॉल के जैसा नजर आएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। डायमंड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था मैंने। कैरेट, कैरेट। 1 कैरेट ऑफ डायमंड के अंदर कितने मिलीग्राम्स होते हैं? जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, वैसे 1 कैरेट डायमंड के अंदर कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 200। और कोई आंसर? 150। आपका आंसर? 1000।
आपका 200 मिलीग्राम्स होते हैं। कितने होते हैं? 200 मिलीग्राम्स होते हैं 1 कैरेट डायमंड के अंदर। घपला कर दे, वो रियल लाइफ में हो जाता है, एग्जाम में घपला नहीं होता है, वो एग्जैक्ट। हाँ, फिर ये बोला जाता है कि मैं, जैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं जीएटी के एग्जाम में? 150 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। और एग्जाम दे के आते बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने पूरे अटेम्प्ट किए हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या बोलते हैं? चेकिंग में प्रॉब्लम है। इसलिए आप एग्जाम सेंटर से बाहर आके ये बात ना बोलो, इसलिए पहले याद रखोगे, ठीक है। 1 कैरेट डायमंड के अंदर कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 200 मिलीग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये बताओ, जो डायमंड है वो किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। 2009 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ था, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ सिलिकॉन। आपको बताना था करेक्ट है या रोंग है। रोंग है, सिलिकॉन का एलोट्रोप नहीं होता, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा एसिड होता है बी स्टिंग के अंदर? सी। कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या मिथेनोइक एसिड क्या होता है? बी स्टिंग क्या होता है? जैसे आपको मधुमक्खी हो गया, चींटी, जो रेड एंड्स होती हैं, लाल चींटियां होती हैं, वो अगर आपको काट लेती हैं तो एलर्जी टाइप में। यस यस, फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड आप बोल सकते हो, रेड एंड्स में, बी स्टिंग में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था ना? क्वेश्चन है, CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ह्यूमंस के लिए डेंजरस होती है, इसके पीछे का रीजन आपसे पूछा है। सोल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। बताओ। डी ऑप्शन। और कोई जवाब? डी। डी, श्योर डी। एच मतलब हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन। क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है, जो कि नॉर्मल दवाइयों से या फिर नॉर्मल जो आपकी मेडिसिन होती है उनसे ब्रेक डाउन ईजिली नहीं हो पाते। इसी वजह से ये आपके लिए कैसा होता है? डेंजरस होता है, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो बता दो। समझ में आ गया?